हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग चैप्टर 5 लेजिस्लेचर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर्स में इलेक्शन की जो इम्पोर्टेंस है वो हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। और हम ये भी जान चुके हैं कि इंडिया में क्या मेथड जो है इलेक्शन का वो हमने अडॉप्ट किया है। लेजिस्लेचर्स जो हैं उनको इलेक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा, और वो लोगों के बिहाफ पे ही वर्क करते हैं। जो लेजिस्लेचर्स हैं वो दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल ऑफ आवर कंट्री, ऑफ द सिटीजंस ऑफ आवर कंट्री। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो इलेक्टेड लेजिस्लेचर्स है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और वो कैसे मदद करते हैं एक लोकतांत्रिक सरकार को मेंटेन करने में, कैसे वो हेल्प करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को मेंटेन करने में। हम ये भी पढ़ेंगे कि क्या कंपोजिशन है और क्या फंक्शनिंग है हमारी पार्लियामेंट का, और उसके साथ साथ स्टेट लेजिस्लेचर का। और हम ये जानेंगे कि उनकी क्या इंपॉर्टेंस है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें लेजिस्लेचर का क्या इंपॉर्टेंस है ये सब पता चलेगा। क्या फंक्शंस हैं और क्या पावर्स हैं पार्लियामेंट के वो जानेंगे हम। जो लॉ मेकिंग प्रोसीजर है हम उसको जानेंगे। और उसके साथ साथ हम पार्लियामेंट कैसे कंट्रोल करता है एग्जीक्यूटिव को, और कैसे पार्लियामेंट अपने आप को रेगुलेट करता है। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है। वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। जो लेजिस्लेचर होता है वो एक सिर्फ एक लॉ मेकिंग बॉडी नहीं है। लेजिस्लेचर उसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग सिर्फ एक फंक्शन है हमारे लेजिस्लेचर का। जो हमारा लेजिस्लेचर है वो एक सेंटर है सारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस का। लेजिस्लेचर में कई सारे एक्शंस जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। इट इज पैक्ड विद लॉट ऑफ एक्शंस, जैसे कि वॉकआउट्स, प्रोटेस्ट, डेमोन्स्ट्रेशंस, यूनैनिमिटी, कंसर्न एंड कोऑपरेशन। जो हमारे मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेचर के, जो हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो ये सारे जो एक्शंस हैं ये परफॉर्म करते हैं। अगर वो गवर्नमेंट से डिससेटिस्फाइड है तो उनकी उसकी किसी गवर्नमेंट की सरकार की किसी भी पॉलिसी से अगर वो खुश नहीं है, तो वो अपना डिससेटिस्फेक्शन शो करने के लिए वो लोग वॉकआउट्स करते हैं, या वो प्रोटेस्ट करते हैं, या वो डेमोन्स्ट्रेशंस करते हैं। वो अपना कंसर्न दिखाते हैं। और उसके साथ साथ जो कई जो पॉलिसीज होती हैं, और कोई भी अगर नया लॉ लेकर आना है तो उसको बनाने में या उसको फ्रेम करने वो आपस में कोऑपरेट करते हैं, जितने भी मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के। तो उनका कोऑपरेशन भी बहुत ज़रूरी है, और ये सारे जो एक्शंस हैं ये परफॉर्म करते हैं। तो जो हमारा लेजिस्लेचर है वो सिर्फ एक लॉ मेकिंग बॉडी नहीं है, पर उसके अलावा भी बहुत सारे एक्शंस हैं जो हमारे लेजिस्लेचर में परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे कि हमने ये सारे पढ़े अभी, वॉकआउट्स, प्रोटेस्ट, डेमोन्स्ट्रेशंस, यूनैनिमिटी, कंसर्न एंड कोऑपरेशन। तो ये सारे जो है हमारे मेंबर्स जो हैं पार्लियामेंट के, वो ये सारे एक्शंस जो हैं परफॉर्म करते हैं। ये सर्व करते हैं काफ़ी सारे हमारे जो वाइटल जो इंपॉर्टेंट पर्पसेज हैं उनको सर्व करते हैं। एक जेन्युइन डेमोक्रेसी जो है वो तब तक नहीं बन सकती जब तक हमारे पास एक रिप्रेजेंटेटिव ना हो, और उसके अलावा हमारे पास एक एफिशिएंट और इफेक्टिव लेजिस्लेचर ना हो। एक इफेक्टिव और एक एफिशिएंट लेजिस्लेचर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डेमोक्रेसी को जेन्युइन बनाने के लिए। जो लेजिस्लेचर है वो हेल्प करता है रिप्रेजेंटेटिव्स को अकाउंटेबल होल्ड करने को। यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको लोग इलेक्ट करते हैं। जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं दे आर इलेक्टेड बाय द सिटीजंस ऑफ अ कंट्री एंड दे रिप्रेजेंट द सिटीजंस ऑफ अ कंट्री। तो जो लेजिस्लेचर है वो उन रिप्रेजेंटेटिव्स को अकाउंटेबल होल्ड करता है। अगर उनकी कोई भी पॉलिसीज या उनकी कोई भी डिसीजंस से अगर सिटीजन्स को कोई भी हार्म पहुंचता है, अगर या सिटीजन्स उनके डिसीजन या पॉलिसी से खुश नहीं है, तो लेजिस्लेचर की ये ड्यूटी है कि वो अकाउंटेबल होल्ड करे रिप्रेजेंटेटिव्स को। दिस इज इंडीड द वेरी बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। यानी कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का एक बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि जो लेजिस्लेचर्स हैं वो अकाउंटेबल होल्ड करेंगे रिप्रेजेंटेटिव्स को या फिर एग्जीक्यूटिव को। लेजिस्लेचर्स एग्जीक्यूटिव को, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है, उसको अकाउंटेबल होल्ड करते हैं, और कहीं ना कहीं उसको इफेक्टिवली कंट्रोल करते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव को। ये एक बहुत ही बेसिस है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का, या हम कह सकते हैं कि एक बेसिक प्रिंसिपल है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का। कई सारी डेमोक्रेसीज में जो लेजिस्लेचर्स हैं वो अपनी सेंट्रल प्लेस को लूज कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव के सामने। जो एग्जीक्यूटिव है वो इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि जो लेजिस्लेचर्स है वो कहीं ना कहीं उनके
पावर के नीचे दब जाते हैं और वो इफेक्टिवली उन एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी जो कैबिनेट है वो जो पॉलिसीज है उनको इनिशिएट करता है। कैबिनेट यानी कि जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जितने भी हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, और उनके साथ साथ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जो उस पूरी काउंसिल के, उस पूरे कैबिनेट के हेड होते हैं, वो जो है मेनली पॉलिसीज को इनिशिएट करते हैं। वो एजेंडा सेट करते हैं गवर्नेंस का और कैरीज देम थ्रू। वो ही सारे जो भी गवर्नेंस के जो एजेंडाज होते हैं उनको सेट करते हैं। ये जो है कई सारे क्रिटिक्स ने इसी चीज के कारण कई सारे क्रिटिक्स ने कहा है कि जो पार्लियामेंट है वो काफी उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। पर अगर हम अभी बात करें तो एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैबिनेट जो है उसको भी ये ज़रूरी है कि वो मेजॉरिटी जो है वो रिटेन करे लेजिस्लेचर में। अगर कैबिनेट के पास यानी कि अगर सरकार के पास कैबिनेट मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, अगर उनके पास मेजॉरिटी नहीं रहेगी लेजिस्लेचर में यानी कि पार्लियामेंट में, तो वो सरकार गिर जाएगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अभी भी कि जो जितनी का चाहे वो कितनी भी स्ट्रॉन्ग कैबिनेट क्यों ना हो, और उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपनी मेजॉरिटी रिटेन करके रखे लेजिस्लेचर में। अगर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर जो है उसको भी पार्लियामेंट के जो सेशंस हैं उनको फेस करना पड़ता है, और उसको भी पार्लियामेंटेरियंस जितने भी होते हैं, जो भी एमपीज होते हैं, उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करना पड़ता है और उनको सेटिस्फाई करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि हमारे जो पीएम मोदी हैं, जब पार्लियामेंट का सेशन होता है तो उनको भी फेस करना पड़ता है एमपीज को, और उनको उनके क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ता है। हियर इन लाइज की जो डेमोक्रेटिक पोटेंशियल है ऑफ द पार्लियामेंट, यही है हमारी पार्लियामेंट का एक डेमोक्रेटिक पोटेंशियल। ये रिकॉग्नाइज किया गया है एज वन ऑफ द मोस्ट डेमोक्रेटिक, और एक ओपन फोरम है डिबेट का, जहाँ पे सारे एमपीज, सारे लीडर्स आके डिबेट करते हैं। जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो लोग भी वो उनके क्वेश्चंस का आंसर करते हैं, और जितने भी एमपीज हैं वो लोग आपस में डिबेट करते हैं कि कोई भी पॉलिसी और कोई भी लॉ या पॉलिसी उसको लाने से पहले एक प्रॉपर डिबेट होती कंडक्ट की जाती है, और उसके बाद ही उसको फॉर्म किया जाता है। ऑन अकाउंट ऑफ इट्स कंपोजिशन, ये एक बहुत ही ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स है ऑफ ऑल ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब ये कि जो लेजिस्लेचर है वो हमारे इंडिया के जो सिटीजन्स हैं, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आए हों, जैसे कि अगर हम बात करें तो हमारे लेजिस्लेचर में हम सभी सिटीजन्स को कोई प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है। चाहे वो बैकवर्ड कास्ट हो, चाहे वो अपर कास्ट हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट से हो, कोई साउथ से हो, कोई कोई जम्मू कश्मीर से हो, कोई बिल्कुल वेस्ट से हो, कोई सेंट्रल इंडिया से हो, सभी को वहाँ के जितने भी सिटीजन्स हैं वहाँ से कोई ना कोई एक जो है वो उनको रिप्रेजेंट करता है लेजिस्लेचर में। वहां से कोई ना कोई एमपी इलेक्ट होके आते हैं और वो रिप्रेजेंट करते हैं उस पर्टिकुलर जगह के लोगों को, उस पर्टिकुलर स्टेट के, उस पर्टिकुलर रीजन के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस अगर हम उस एंगल से देखें तो हमारी जो लेजिस्लेचर है वो बहुत ही ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव है। अगर हम बाकी किसी भी ऑर्गन की बात करें गवर्नमेंट की, यानी कि अगर हम जुडिशरी की बात करें या फिर अगर हम एग्जीक्यूटिव की भी बात करें, तो उसके कंपैरिजन में हमारी जो इंडियन लेजिस्लेचर है यानी कि हमारी जो पार्लियामेंट है वो सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि वो सभी वर्ग के लोगों को जो है वो रिप्रेजेंट करती है। चाहे वो किसी भी रेस के हों, किसी भी रिलीजन के हों, कास्ट के हों, क्रीड के हों, सबको रिप्रेजेंटेशन मिला गया है। और इसके पास ये पावर दी गई है हमारी लेजिस्लेचर के पास कि वो जो गवर्नमेंट है उसको चूज कर सकती है और साथ ही साथ उसको डिसमिस भी कर सकती है। अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास कर दिया, अगर मेजोरिटी में पास हो गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो जो सरकार है वो गिर जाती है, सरकार डिसमिस हो जाती है। तो लेजिस्लेचर के पास काफी ये इंपॉर्टेंट एक पावर रहती है। की कुछ एक्टिविटी दे रखी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि हमें क्यों ज़रूरत है 2 हाउसेज़ ऑफ पार्लियामेंट की। पहले हम ये जान लेते हैं, अगर आपके पास 2 हाउसेज़ हैं पार्लियामेंट में तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइकैमरल लेजिस्लेचर। यानी कि एक अपर हाउस होता है, एक लोअर हाउस होता है। ये हम अभी आगे पढ़ेंगे, पर मैंने बता दिया अगर 2 हाउसेज़ होते हैं तो हम बोलते हैं उस लेजिस्लेचर को हम लोग बोलते हैं बाइकैमरल लेजिस्लेचर। जो टर्म है पार्लियामेंट वो रेफर करती है नेशनल लेजिस्लेचर को। जो लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स है उनको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं एज स्टेट लेजिस्लेचर, और वहीं पे पार्लियामेंट को हम डिस्क्राइब करते हैं एज नेशनल लेजिस्लेचर। जो पार्लियामेंट है हमारी इंडिया की उसमें 2 हाउसेज हैं। अगर 2 हाउसेज होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइकैमरल लेजिस्लेचर, जैसे मैंने आपको बताया। जो 2 हाउसेज हैं हमारे इंडियन पार्लियामेंट के, वो है काउंसिल ऑफ स्टेट्स जिसको हम लोग राज्यसभा भी बोलते हैं, और एक है हाउस ऑफ पीपल जिसको हम लोग लोकसभा भी बोलते हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने स्टेट्स को ये ऑप्शन दिया है कि
कि या तो वो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर बना सकें या फिर वो बाइकैमरल, यानी कि या तो वो सिर्फ एक ही हाउस रख सकते या फिर वो 2 हाउस भी रख सकते हैं। उनके कन्वीनियंस के हिसाब से वो ये डिसीजन खुद ले सकते हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट्स को ये ऑप्शन दिया हुआ है। अगर हम अभी प्रेज़ेंट की बात करें तो सिर्फ 5 ही ऐसे स्टेट्स हैं जिनके पास बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। इसके अलावा बाकी सारे स्टेट्स में सिर्फ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर ही है, यानी कि सिर्फ एक ही हाउस है। वो 5 स्टेट्स जिसमें बाइकैमरल लेजिस्लेचर है वो हैं बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ये 5 ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, यानी कि जिसमें एक अपर हाउस है और एक लोअर हाउस है। अब हम बात करते हैं कि जो कंट्रीज जिसमें बहुत ही ज़्यादा लार्ज साइज होता है और जिनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, वो ज़्यादातर प्रेफर करती है कि उनके पास 2 हाउसेज हो ऑफ द नेशनल लेजिस्लेचर, ताकि वो रिप्रेजेंटेशन दे सके सारे सेक्शंस को सोसाइटी के, और सभी जियोग्राफिकल जो रीजन्स हैं हमारी कंट्री के, उन वहाँ के जो लोग हैं सभी जियोग्राफिकल रीजन्स के लोगों को एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले। इसीलिए हम लोग ने जो है वो 2 हाउसेज रखे हैं, क्योंकि हमारी इंडिया अगर देखा जाए, हमारी कंट्री जो है वो काफ़ी लार्ज भी है और काफ़ी डाइवर्स भी है। इसलिए हमने प्रेफर किया कि हमारे पास 2 हाउसेज होने चाहिए। अगर हम एक जो बाइकैमरल लेजिस्लेचर होता है, उसमें उसका एक और एडवांटेज ये है कि वो पॉसिबल बनाता है कि एवरी डिसीजन जो है उसको रिकंसिडर किया जाए। यानी कि अगर कोई भी एक रूल या कोई भी एक लॉ बनाना है तो सबसे पहले वो एक हाउस से पास होगा, जिस हाउस में वो इनिशिएट किया गया है, वहां पे पहले डिबेट होगी। अगर वो लॉ वहां से पास हो जाता है, अगर कोई लॉ मान लो अगर राज्यसभा में अगर वो इनिशिएट किया गया है, अगर राज्यसभा के किसी मेंबर ने कहा वो लॉ लेकर आए हैं, अगर वो उसके बाद फिर उस राज्यसभा में उस पर्टिकुलर बिल को लेके पूरी जो है प्रॉपर डिबेट होगी, डिस्कशन होगा, और उस अगर वो बिल राज्यसभा से पास हो जाता है, उसके बाद वो लोकसभा में जाएगा, और लोकसभा में भी वो पूरी प्रोसेस दोबारा से रिपीट होगी, प्रॉपर डिस्कशन होगा, प्रॉपर डिबेट होगी, कोई भी चेंजेस करने तो वो होंगे, और अगर वो लोकसभा से भी पास हो जाता है, उसके बाद वो फाइनली प्रेसिडेंट के पास जाता है, ताकि प्रेसिडेंट के साइन सिग्नेचर के लिए। तो ये जो है कोई भी अगर डिसीजन जो होता है या कोई भी बिल होता है, वो एक बार दोबारा से रिकंसिडर किया जाता है। मतलब एक बार हाउस से पास हो गया अगर एक हाउस से, तो दोबारा से वो दूसरे हाउस के पास जाता है, फिर वहां पे वो हाउस उसको दोबारा से देखता है, उसको रिकंसिडर करता है, और उसके बाद उसको कंसिडर करता है, आई मीन, और उसके बाद फिर वो अगर सब एग्री करते हैं, अगर मेजोरिटी लोग एग्री करते हैं, तो फिर वो जो है वो लॉ बनता है। तो ये एक फायदा है कि एडवांटेज है बाइकैमरल लेजिस्लेचर का। कोई भी डिसीजन अगर एक हाउस के द्वारा लिया जाता है तो वो दूसरे हाउस के पास जाता है, और ताकि फिर वो हाउस जो है अपने चेंजेस बताता है और प्रॉपर डिबेट और डिस्कशन करता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी बिल या कोई भी पॉलिसी जो है वो डिस्कस की जाती है 2 बार, डिस्कस ट्वाइस। ये इंश्योर करता है कि एक डबल चेक ऑन एवरी मैटर जो है वो होना चाहिए, कि कोई भी मैटर हो, कोई भी पॉलिसी अगर लेकर आनी है, कोई भी बिल लेकर आना है, तो उस पर 2 बार उसको चेक किया जाता है, 2 बार उसको प्रॉपर उस पर डिस्कशन किया जाता है। अगर एक हाउस अगर डिसीजन ले ले, जल्दबाजी में ले ले कोई एक हाउस, तो जो दूसरा हाउस है, जो डिस्कशन है वो दूसरे हाउस में भी आएगा भाई। तो वो जो दूसरा हाउस है वो उसको रिकंसिडर कर सकता है, वो उसमें चेंजेस बना सकता है, कि अगर किसी एक हाउस ने जल्दबाजी में डिसीजन ले लिए, वो डिसीजन गलत हैं या वो फायदेमंद नहीं है, तो दूसरा जो हाउस है वो फिर उस पर दोबारा से विचार कर सकता है और कुछ चेंजेस मेंशन कर सकता है। तो ऐसा में जो ये जो चीज़ है, दो बार तो वो एक 2 बार किसी कोई भी लॉ को लाने से पहले उसको 2 बार कंसिडर किया जाता है, तो ये एक डबल चेक जो है वो इंश्योर करता है किसी भी मैटर पे। अब हम बात करते हैं राज्यसभा की। ईच ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, उनके जो है डिफरेंट बेसिस है रिप्रेजेंटेशन का। यानी कि जो राज्यसभा है वो रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है? इट इज़ एन इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी। जो राज्यसभा एक इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी है, यानी कि लोग इसको डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते। राज्यसभा के मेंबर्स को हम जो सिटीजन्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते हैं। इनको इलेक्ट किया जाता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के द्वारा। जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं, यानी कि जो जितनी भी स्टेट की जो असेंबलीज होती हैं, लेजिस्लेचर होती है स्टेट के, उनके जो मेंबर्स हैं उनको हम लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। और उन मेंबर्स के द्वारा जो है राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है इनडायरेक्टली। ठीक है? तो जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, जिनको जिनको हम सिटीजन इलेक्ट करते हैं, वो इन टर्न इलेक्ट करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को। तो एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है राज्यसभा के मेंबर्स का। हम इमेजिन कर सकते हैं 2 डिफरेंट प्रिंसिपल्स जो रिप्रेजेंट जो रिप्रे जो फॉलो किए जाते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए सेकंड चैम्बर में।
एक तो ये तरीका है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे सकते, मतलब दो डिफरेंट प्रिंसिपल्स क्या वो हम डिस्कस करते हैं। एक तो ये तरीका है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, हमारी कंट्री के जितने भी स्टेट्स यानी कि जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज और पॉपुलेशन। जैसे कि अमेरिका में ये प्रिंसिपल फॉलो होता है। एक अमेरिका के एग्जाम्पल से आई विल एक्सप्लेन यू, तो अच्छे से समझ आएगा। अमेरिका में टोटल 50 स्टेट्स है, ठीक है? और वहाँ पे ह अब सभी स्टेट की डिफरेंट पॉपुलेशन होता है, सभी स्टेट का डिफरेंट साइज़ होता है। कोई स्टेट्स बहुत ज़्यादा बड़े होंगे, वहीं पे कोई स्टेट्स बहुत ही ज़्यादा छोटे होंगे। कुछ स्टेट्स की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा होगी और कुछ स्टेट की बहुत ही कम पॉपुलेशन होगी। पर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द साइज़ ऑफ द एंड और द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, हर एक स्टेट के पास 2 जो है वो सीट्स हैं। हर एक स्टेट के पास 2 सीट्स होती है, यानी कि हर एक स्टेट से 2 मेंबर चूज़ होके आता है उनके अपर हाउस के लिए। ठीक है? और पर इंडिया में ऐसा नहीं है। इस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, कि भाई सभी स्टेट्स को, सभी पार्ट्स को बराबर का रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज और पॉपुलेशन। और एक और सिस्टम होता है जिसमें जो डिफरेंट पार्ट्स है कंट्री के, यानी कि जो डिफरेंट स्टेट्स हैं कंट्री के, उनको रिप्रेजेंटेशन मिलता है अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। जिसकी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उस स्टेट से, जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा होगी उस स्टेट से ज्यादा लोग इलेक्ट होके आएंगे और वो राज्यसभा के मेंबर्स होंगे। ये जो मेथड है, ये इसका मतलब ये है कि जो रीजन जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वहां से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट होके आएंगे सेकंड चैम्बर में। और जिस 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 स्टेट की पॉपुलेशन कम है, वहां से कम लोग सेलेक्ट होके आएंगे राज्यसभा के मेंबर्स बनने के लिए, कम लोग इलेक्ट होके आएंगे, सॉरी। अगर हम यूएसए की बात करें, जहाँ पे एग्जाम्पल आई गया है कि जो एवरी स्टेट है उसके पास एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है सेनेट में, यानी कि उनके अपर हाउस में, उनके सेकंड चैम्बर में। ये इंश्योर करता है कि इक्वालिटी होनी चाहिए सारे स्टेट्स के बीच में। पर इसका मतलब ये भी होता है कि जो स्मॉल स्टेट होंगे, जिनकी कम पॉपुलेशन होगी, उनको भी सेम रिप्रेजेंटेशन मिला जाता है, जैसे कि जो एज कम्पेयर टू द लार्जर स्टेट्स। ये जो सिस्टम होता है रिप्रेजेंटेशन का, जो हमारे इंडिया में ये सिस्टम अडॉप्ट नहीं किया गया है। जो हमारे सिस्टम में अडॉप्ट किया गया है राज्यसभा में इलेक्शन के लिए, वो डिफरेंट है देन द सिस्टम अडॉप्टेड इन यूएसए। हमारे इंडिया में जो नंबर्स हैं या जो मेंबर्स हैं जो इलेक्ट किए जाने चाहिए फॉर फ्रॉम ईच स्टेट, वो फिक्स किया गया है बाय द फोर्थ बाय द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम बात करते हैं क्या होगा कि अगर हम अमेरिका जैसा सिस्टम फॉलो करने लग जाए, जिसमें सभी जो रिप्रेजेंट अगर राज्यसभा में इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा सारे स्टेट्स को। अगर ऐसा हो तो उत्तर प्रदेश, जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, ठीक है, वो उसको भी उतनी ही सीट्स मिलेंगी जो जितनी सीट्स सिक्किम को मिलेगी, जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कम है। उत्तर प्रदेश की आप पॉपुलेशन देख सकते हैं। प्रदेश की पॉपुलेशन लगभग 20-22 करोड़ है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1718.29 लैक्स, और वहीं पे अगर सिक्किम की बात करें तो 5.71 लैक्स। मतलब कितना ज्यादा डिफरेंस है उत्तर प्रदेश और सिक्किम की पॉपुलेशन के बीच में। और हमारे जो फ्रेमर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो ये जो डिस्क्रिपेंसी है कि भाई उत्तर प्रदेश के लोगों को भी उतना ही रिप्रेजेंटेशन मिलना और सिक्किम के लोगों को भी उतना ही रिप्रेजेंटेशन मिलना, तो ये जो डिस्क्रिपेंसी है उसको हटाना चाहते थे वो लोग। जिन स्टेट्स के पास ज्यादा पॉपुलेशन है उनको ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, और जिन स्टेट्स के पास कम पॉपुलेशन है, जिन स्टेट्स की कम पॉपुलेशन है, उनको थोड़ा कम रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। इसीलिए जो सबसे ज्यादा पॉपुलर स्टेट है उत्तर प्रदेश, उसके पास वो 31 मेंबर्स भेजता है राज्यसभा के लिए। और वहीं पे जो स्मॉलेस्ट स्टेट है, लेस पॉपुलर स्टेट जो है हमारा सिक्किम, वो उसके पास सिर्फ एक सीट है राज्यसभा में, यानी कि सिक्किम एक ही मेंबर जाता है राज्यसभा में इलेक्ट होकर। जो राज्यसभा के मेंबर्स है उनको इलेक्ट किया जाता है 6 साल की टर्म्स के लिए। वो दोबारा से री इलेक्ट किए जा सकते हैं। जितने भी मेंबर्स हैं राज्यसभा के, वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं देयर टर्म्स एट द सेम टाइम। क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि हर 2 साल में जो 1/3 जो मेंबर्स है राज्यसभा के, उनकी 6 साल की टर्म कंप्लीट हो जाती है। फिर वो उनकी जगह फिर दूसरे मेंबर्स आते हैं। ठीक है, कंप्लीट दैट टर्म एंड इलेक्शंस आर हेल्ड फॉर दोज 1/3 सीट्स ओनली। मतलब 1/3 सीट्स जो है, 1/3 सीट्स पे जो मेंबर्स होते हैं, उन मेंबर्स की जो टर्म है वो कंप्लीट हो जाती है। और उस टाइम पे फिर हर 2 साल में जो इलेक्शंस होते हैं, वो उन सिर्फ 1/3 सीट्स जिन जिन सीट्स पे जो मेंबर्स हैं उन्होंने अपनी टर्म कंप्लीट कर ली है, सिर्फ उन सीट्स के लिए इलेक्शन दोबारा से होते हैं। उन्हीं सीट्स के लिए, 1/3 सीट्स के लिए। इसलिए जो राज्यसभा है हमारी कभी भी पूरी कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होती है। ऐसा टाइम नहीं होता है कि राज्यसभा के सारे मेंबर्स हट चुके हैं, अब दोबारा से इलेक्शन होगा और सारे मेंबर्स दोबारा से इलेक्ट होके आएंगे, नहीं। 2/3 मेंबर्स हमेशा बचे रहते हैं।
सिर्फ 1/3 मेंबर्स का ही इलेक्शन होता है हर 2 साल में। इसीलिए राज्यसभा को परमानेंट हाउस भी कहा जाता है। ये जो एडवांटेज है इस अरेंजमेंट का, ये है कि अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गई और अगर इलेक्शंस लोकसभा के होंगे आने वाले समय में, तो एटलीस्ट राज्यसभा एक बॉडी तो हमारे ऐसी रहेगी जिस जो अभी भी कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं है, जिसमें मेंबर्स हैं, और राज्यसभा अपनी मीटिंग कर सकती है और जो भी अर्जेंट बिजनेस कंडक्ट कराना है तो वो कंडक्ट करा सकती है। जो भी अर्जेंट पॉलिसी मैटर्स पर डिसीजंस लेने हैं तो वो राज्यसभा ले सकती है। एक पूरी जो, अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गई और इलेक्शंस होने में अगर टाइम है, तो ताकि सरकार की जो, गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग है, लेजिस्लेचर की जो फंक्शनिंग है वो इफेक्टिवली हो सके, उसमें कोई रोक नहीं आए, रुकावट ना आए। इसीलिए राज्यसभा तो एटलीस्ट कंप्लीटली डिसॉल्व ना हो, वो परमानेंटली रहे, ताकि वो जो है कोई भी पॉलिसी मैटर पे, अर्जेंट बिजनेस पे डिसीजंस ले सके और उनको कंडक्ट करा सके। अगर हम बात करें कि ये जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, अपार्ट फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर्स, जो राज्यसभा के पास 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं, और इनको नॉमिनेट किया जाता है हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा। ये जो है इनको नॉमिनेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ऐसे कुछ लोग, मतलब ऐसे पर्सन जिनके पास, जिन्होंने कुछ रिमार्केबल काम किया है, जिन्होंने कुछ अपना मार्क खड़ा किया है किसी भी फील्ड पे। ठीक है, कुछ रिमार्केबल उन्होंने किया है, कुछ किस फील्ड में, वो भी फील्ड मेंशन की गई हैं, लिटरेचर, आर्ट्स, सोशल सर्विस एंड साइंस। अगर इन चार फील्ड्स में से किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में अगर किसी भी पर्सन ने कोई रिमार्केबल काम किया है, तो उस पर्टिकुलर पर्सन को जो है वो नॉमिनेट किया जाता है। अगर लिटरेचर की फील्ड में अगर किसी ने कोई रिमार्केबल काम किया है, तो उस फील्ड से किसी कुछ कुछ पर्सन को जो है नॉमिनेट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। अगर आर्ट्स की फील्ड से कोई एकदम एक्सेप्शनल काम किया हुआ है, तो वहां से, सोशल सर्विस से किया है तो वहां से नॉमिनेट होके आएंगे, और अगर साइंस की फील्ड से किया है तो वहां से भी नॉमिनेट होके आएंगे। तो 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, और वो राज्यसभा का हिस्सा होते हैं। ठीक है, और ये 4 फील्ड्स हैं जिन फील्ड्स में से नॉमिनेट करके आते हैं। अब हम बात करते हैं लोकसभा की। जो लोकसभा है और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, उनको हम जो वो डायरेक्टली इलेक्ट की जाती है बाय द पीपल, यानी कि हम जो सिटीजन हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं लोकसभा को और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को। इलेक्शन के पर्पस के लिए जो इंटायर जो हमारी कंट्री है, उसको डिवाइड किया गया है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, जिसका रफली जो है इक्वल प्रोपोर्शन है। यानी कि एक पर्टिकुलर स्टेट जो है उसमें कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई गई है, और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का हम कह सकते हैं कि रफली जो है इक्वल पॉपुलेशन है हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में। वन रिप्रेजेंटेटिव जो है, एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जो थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट सफराज, यानी कि 18, जो हमारे इंडिया में ये है कि 18+ के आप हो जाते हैं तो उसके बाद आपके पास राइट है कि आप वोट कर सकते हैं। सभी को ये अधिकार है, और हर एक जो वोट है उसकी जो वैल्यू होती है वो सेम होती है। ठीक है, इसका मतलब हर एक वोट की जो वैल्यू है वो एक ही होती है इंडिया में। आपका जो वोट है उसको वो भी सेम वेट कैरी करता है जितना किसी और का वेट कैरी करेगा। वोट जो है वेट कैरी करेगा उतना ही, मेरा वोट उतना ही वेट कैरी करता है जितना आपका वोट जो है जितना वेट कैरी करेगा उतना ही मेरा वोट भी वेट कैरी करता है। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में हमारे पास 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। इसका मतलब ये है कि 543 सीट्स होती है लोकसभा में। 543 मेंबर्स जो है वो इलेक्ट होके आते हैं और लोकसभा के हिस्सा बनते हैं। 543, क्योंकि 543 जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है। ये जो नंबर है ये सिंस 1971 से यही नंबर है और वो चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, लोकसभा जो है वो उसको इलेक्ट किया जाता है 5 साल के टर्म के लिए। ठीक है, हमने ये जो है 5 साल का जो टर्म है ये हमारा मैक्सिमम है। हमने एग्जीक्यूटिव वाले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर 5 साल की कंप्लीशन से पहले जो लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है, और अगर the Lok Sabha can be dissolved if no party or coalition can form the government, or if the Prime Minister advises the President to dissolve the Lok Sabha and hold fresh elections. कि अगर 5 साल से पहले भी अगर जो लोकसभा में जो मेजोरिटी पार्टी है और उसका जो लीडर है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो अगर वो मेजोरिटी पार्टी अगर अपना कॉन्फिडेंस जो है लोकसभा में लूज कर दे या सपोर्ट लूज कर दे लोकसभा के बीच में, तो वो सरकार गिर जाती है। और या फिर अगर जो प्राइम मिनिस्टर है वो एडवाइस करे प्रेसिडेंट को कि आप लोकसभा को डिसॉल्व कर दो, दोबारा से फ्रेश इलेक्शंस कंडक्ट कराओ, तो भी जो है वो लोकसभा 5 साल के टर्म से पहले डिसॉल्व हो जाती है।
बट फिर भी अगर मैक्सिमम बात करें तो सिर्फ 5 साल तक ही रहती है, उससे ज्यादा लोकसभा नहीं रह सकती। उसके बाद 5 साल के बाद तो दोबारा से इलेक्शंस होने ही है। अब पार्लियामेंट क्या काम करती है, क्या फंक्शन है पार्लियामेंट का, यानी कि क्या फंक्शन है लेजिस्लेचर का, क्या दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट जो है, यानी कि जो अपर हाउस है, जो लोअर हाउस है, जो हाउस ऑफ जो हमारा लोकसभा है और जो हमारा राज्यसभा है, क्या दोनों के पास सिमिलर फंक्शंस हैं या फिर कुछ डिफरेंस है दोनों के पावर्स में। लॉ मेकिंग के अलावा जो पार्लियामेंट है वो कई सारे दूसरे फंक्शंस भी परफॉर्म करता है। अब हम बात करते हैं वो क्या फंक्शंस है। पहला फंक्शन है लेजिस्लेटिव फंक्शन, दूसरा है ये हम लेजिस्लेटिव फंक्शन, सॉरी एक मिनट, हमारा जो फर्स्ट फंक्शन है वो है लेजिस्लेटिव फंक्शन। उसके बाद आता है कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड इंश्योरिंग इट्स अकाउंटेबिलिटी। उसके बाद फाइनेंशियल फंक्शन, और इसके रिप्रेजेंटेशन, डिबेटिंग फंक्शन, कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन, इलेक्टोरल फंक्शन एंड जुडिशियल फंक्शन। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो कि हमारी पार्लियामेंट यानी कि हमारी जो लेजिस्लेचर है वो परफॉर्म करती है। तो चलिए एक एक करके सारे फंक्शंस को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं लेजिस्लेटिव फंक्शंस को। जो हमारी पार्लियामेंट है वो इनेक्ट करती है लेजिस्लेशंस को, यानी कि वो लॉज बनाती है। लेजिस्लेशन का मतलब है कि रूल्स रेगुलेशंस बनाना, लॉज बनाना, ठीक है, हमारी कंट्री के लिए। ये एक चीफ लॉ मेकिंग बॉडी है। डिस्पाइट बीइंग द चीफ लॉ मेकिंग बॉडी, जो पार्लियामेंट है वो मेयरली अप्रूव्स लेजिस्लेशन, यानी कि बहुत ही कम, बहुत ही रेयरली जो हमारी पार्लियामेंट है वो अप्रूव करती है लेजिस्लेशन को। जो एक्चुअल टास्क है ड्राफ्ट करने का किसी भी बिल को, वो परफॉर्म किया जाता है बाय द ब्यूरोक्रेसी अंडर द सुपरविजन ऑफ द मिनिस्टर कंसर्न, यानी कि जो भी मिनिस्टर है, जैसे कि अगर कोई हेल्थ मिनिस्ट्री से रिलेटेड कोई लॉ बनाना है, कोई बिल बना, तो वो जो बिल है वो ड्राफ्ट किया जाता है ब्यूरोक्रेसी के द्वारा। और वो जो हेल्थ मिनिस्टर है, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ है, वो बेसिकली उनके सुपरविजन के अंदर ये जो बिल है ये ड्राफ्ट होगा, ठीक है। इसका मतलब यही है। जो द सब्सटेंस एंड इवन द टाइमिंग ऑफ द बिल वो भी डिसाइड किया जाता है पार्लियामेंट कैबिनेट के द्वारा। कैबिनेट यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव है वो डिसाइड करती है कि क्या टाइमिंग होगी, किस टाइमिंग पे जो बिल है वो प्रेजेंट किया जाएगा लेजिस्लेटिव के सामने, ठीक है, लेजिस्लेचर के सामने कब वो बिल जो है वो उसकी पेशकश की जाएगी। कोई भी जो मेजर बिल है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में, वो कैबिनेट के बिना, जो कैबिनेट के अप्रूवल के बिना जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। कैबिनेट के अप्रूवल की सबसे पहले जरूरत पड़ती है। कैबिनेट अप्रूव करेगी, उसके बाद ही कोई भी मेजर बिल जो है वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। जो मिनिस्टर्स के अलावा जो मेंबर्स होते हैं वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बिल को, वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं किसी भी बिल को, यानी कि ऐसे मेंबर्स जो मिनिस्टर्स नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट में कैबिनेट जो है वो भी पार्लियामेंट का ही हिस्सा होती है। पर उसके अलावा भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं जो कि मिनिस्टर्स नहीं होते हैं, ठीक है, वो लोग भी वो लोग भी बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। पर इसका जो है वो पास होने का चांसेस बहुत ही कम होता है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट उन बिल को सपोर्ट ना करे तो फिर वो पास होंगे ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी है। और अगर मेजोरिटी ही सपोर्ट नहीं करेगी किसी भी बिल को तो फिर तो वो पास नहीं हो सकता। तो ऐसे बिल का पास होने का जो चांस है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, या फिर कोई चांस नहीं होता ऐसे बिल का पास होने का। तो जो हमारी एग्जीक्यूटिव है वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा। जो हमारी लेजिस्लेचर है वो कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव को और इंश्योर करती है कि वो अकाउंटेबल रहे लोगों के ऊपर, ठीक है, और लेजिस्लेचर को जो एग्जीक्यूटिव है वो अकाउंटेबल रहे। जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है पार्लियामेंट का वो यही है कि वो एग्जीक्यूटिव को वो वो कंट्रोल करती है, और वो ये इंश्योर करती है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो ओवरस्टेप ना करे अपनी अथॉरिटी को, और वो रिस्पॉन्सिबल रहे लोगों के प्रति, ठीक है। जिन्होंने एग्जीक्यूटिव को इलेक्ट किया है, और जिन्होंने एग्जीक्यूटिव को पावर में लाया है, जिन लोगों ने, उन लोगों के प्रति, उन सिटीजन्स के प्रति जो है वो एग्जीक्यूटिव जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहे, वो ये इंश्योर करने का काम पार्लियामेंट का है। इस फंक्शन को हम और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर अभी आगे इस चैप्टर में। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल फंक्शन की। जो हमारी गवर्नमेंट है ये स्पेंड करती काफी पैसे स्पेंड करती कई सारे मैटर्स पे। अब ये पैसे कहाँ से आते हैं? जो जो सारी जो जितनी भी सरकार होती है वो अपनी रिसोर्स जो है वो रेज करती है थ्रू टैक्सेशन, यानी कि जो हम सिटीजन हैं हमारे इनकम के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, और उस टैक्स से जो है सरकार है उसके पास पैसे आते हैं।
और अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो जो लेजिस्लेचर है वो कंट्रोल करता है टैक्सेशन को, और इस वे एंड द वे इन विच जो मनी है वो किस तरीके से जो हमारी गवर्नमेंट है वो यूज करेगी उस और कैसे उसे खर्च करेगी, ये लेजिस्लेचर कंट्रोल करता है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रपोज करके कोई भी नया टैक्स, जैसे कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोले कि हम, यानी कि हमारी एग्जीक्यूटिव बोले कि हम सेल्स एंड सर्विस सेल्स टैक्स लगाना चाहते हैं, या कोई भी नया टैक्स वो लेकर आते हैं, जीएसटी लेकर आते हैं कि हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगाना चाहते हैं, तो इसका एक अप्रूवल लोकसभा में सबसे ज्यादा जरूरी है कि लोकसभा पहले उसको अप्रूव करे। अगर लोकसभा से वो अप्रूव नहीं होगा तो वो नया टैक्स इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती गवर्नमेंट। जो हमारी फाइनेंशियल पावर्स होती है पार्लियामेंट की, जो कि इन्वॉल्व हैं रिसोर्सेज को ग्रांट करने में, गवर्नमेंट को रिसोर्सेज ग्रांट करने के लिए जो फाइनेंशियल पावर्स है पार्लियामेंट की, और अपने प्रोग्राम्स जो इम्प्लीमेंट करने की, वो इन्वॉल्व कर, जो फाइनेंशियल पावर्स हैं पार्लियामेंट की वो इन्वॉल्व करती है कि रिसोर्सेज जो है वो गवर्नमेंट को ग्रांट की जाए, यानी कि जो भी पैसा है वो गवर्नमेंट को दिया जाए ताकि वो अपने प्रोग्राम्स और जो भी पॉलिसीज है उनको इम्प्लीमेंट कर सके। तो इस तरीके से जो हमारी लेजिस्लेचर है वो इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकती है हमारी गवर्नमेंट को। जो गवर्नमेंट है उसको पूरा अकाउंट, अब जितना भी उन्होंने पैसा खर्च किया है या जिस भी पॉलिसी में जितना भी पैसा लगाया उस पूरे का अकाउंट जो है वो लेजिस्लेचर को देना देना पड़ता है। कितना भी उन्होंने कितना पैसा कहाँ लगाया और कितनी रिसोर्सेज जो है वो रेज किए उन्होंने, या फिर वो चाहते हैं रेज करना, उस सबका जो अकाउंट पूरा उसका जो कच्चा चिट्ठा है वो लेजिस्लेचर को देना पड़ता है। लेजिस्लेचर इंश्योर करता है कि जो हमारा गवर्नमेंट है वो जरूरत से ज्यादा खर्च ना करे या गलत जगह खर्च ना करे। ये जो है ये किया जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के द्वारा, यानी कि बजट। जो हर साल हमारा बजट आता है पार्लियामेंट में, हमारी जो एग्जीक्यूटिव है वो बजट अनाउंस करती है, बजट लेकर आती है, और वो बताती है कि कौन सी पॉलिसीज पे वो कितना कितना खर्च करने वाली है, किस मिनिस्ट्री को या किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा एलोकेट करेंगे, कहाँ कितना पैसा खर्च होगा, ये पूरा जो है ये हमारी जो सरकार है वो पहले ही लेजिस्लेचर को बता देती है। और बजट का पास होना लेजिस्लेचर से सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर बजट लेजिस्लेचर से पास नहीं हुआ, अगर उसको मेजोरिटी का सपोर्ट नहीं मिला उस बजट को, तो सरकार गिर जाएगी, यानी कि लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी और दोबारा दोबारा से इलेक्शंस जो है वो कंडक्ट कराने पड़ेंगे। इतना ज्यादा जरूरी होता है कि जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं या जो बजट है उसका हमारी लेजिस्लेचर में पास होना इतना ज्यादा जरूरी होता है। और इस तरीके से जो हमारी लेजिस्लेचर है ये बहुत ही, मतलब ये जो है वो कंट्रोल कर सकती है हमारी एग्जीक्यूटिव को, या फिर और उनको अकाउंटेबल होल्ड कर सकती है। रिप्रेजेंटेशन, पार्लियामेंट जो है वो रिप्रेजेंट करती है डाइवर्जेंट व्यूज को मेंबर्स के फ्रॉम डिफरेंट रीजनल सोशल इकोनॉमिक रिलीजियस ग्रुप्स। क्योंकि पार्लियामेंट में जो मेंबर्स हैं वो अलग अलग लोकेलिटी से आते हैं, अलग अलग हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, मैंने आपको जैसे हमने पढ़ा कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होके आता है। और जो हमारी इंडिया, हमने अपनी कंट्री को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा हुआ है, यानी कि इंडिया के हर एक हिस्से से एक एक इंसान इलेक्ट होके आ रहा है। तो वो जितने भी जो भी डाइवर्जेंट व्यूज है, यानी कि जितने भी रीजनल सोशल इकोनॉमिकल, जितने इकोनॉमिक रिलीजियस जितने भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, उन डिफरेंट जितने भी डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उन सबको जो है रिप्रेजेंटेशन मिलता है हमारी पार्लियामेंट में। और ये एक बहुत ही एक एडवांटेज है हमारी पार्लियामेंट का, कि हमारी जो पार्लियामेंट है वो सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है। जितने भी ऑर्गन्स है हमारी गवर्नमेंट के, जो जुडिशरी है और जो एग्जीक्यूटिव है, उसको उसके अलावा वो भी इतनी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है जितनी हमारी पार्लियामेंट है। हमारी पार्लियामेंट सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, जो कि सभी वर्ग के लोगों को, सभी डिफरेंट कास्ट के, डिफरेंट सेक्स के, डिफरेंट रिलीजन के लोगों को, सबके अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो लोगों के, उन ऐसे लोग जिनके अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, हर एक लोगों को जो है वो उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलता है हमारी पार्लियामेंट में। तो ये एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जो है वो पार्लियामेंट का एक एडवांटेज है। अब हम बात करें डिबेटिंग फंक्शन की। जो पार्लियामेंट है वो हाईएस्ट फोरम ऑफ डिबेट इन द कंट्री, ठीक है, कोई भी लिमिटेशन नहीं है उस पार्लियामेंट की पावर जो है डिस्कशन की या फिर डिबेट की, उस पर कोई भी लिमिटेशन नहीं है। जो मेंबर्स है वो फ्री होते हैं कि वो किसी भी मैटर पे बोल सकते हैं बिना डरे, ठीक है। ये पॉसिबल बनाता है कि पार्लियामेंट एनालाइज करे कि कि जो भी इशू है जो हमारा नेशन अभी करेंटली फेस कर रहा है, तो उस इशू को पार्लियामेंट में प्रॉपर डिस्कशन और डिबेट होता है उस इशू के ऊपर, और पार्लियामेंट जो है वो अच्छे से एनालाइज कर सके। ये जो डिस्कशंस है ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हमारे डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग का जो हार्ट है, यानी कि जो मेन सेंटर है। ये सारे डिसीजन, ये सारे डिस्कशन उसको कॉन्स्टिट्यूट करता है। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन की। जो पार्लियामेंट है
उसके पास पावर है कि वो डिस्कस करे, इनेक्ट करे, जो भी चेंजेस करने कॉन्स्टिट्यूशन में उसके ऊपर डिस्कशन करे और उन चेंजेस को लेकर आए। जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो पावर्स हैं दोनों हाउसेस की वो सिमिलर है, वो बराबर है। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं यानी कि जो भी चेंजेस लेकर आने हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, इनको अप्रूव किया जाना चाहिए दोनों पार्टी से बाय स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो स्पेशल मेजोरिटी से अप्रूव होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि दोनों हाउसेस से कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आया गया है तो वो दोनों हाउसेस से अप्रूव हो बाय स्पेशल मेजोरिटी, तभी वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंज है वो तभी किया जाएगा जब वो अप्रूव हो दोनों हाउसेस से, यानी कि राज्यसभा से भी और लोकसभा से भी। अब हम बात करते हैं इलेक्टोरल फंक्शंस की। जो पार्लियामेंट है वो परफॉर्म करती है कुछ इलेक्टोरल फंक्शंस भी। वो इलेक्ट करती है प्रेसिडेंट को और वाइस प्रेसिडेंट को हमारे इंडिया का, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जुडिशियल फंक्शंस की। जुडिशियल फंक्शंस जो है पार्लियामेंट के वो इंक्लूड करते हैं proposals for removal of president, vice president and judges of high court and supreme court। तो इनको रिमूव करने के जो प्रपोजल्स हैं और उसको कंसीडर करना कि इनको रिमूव करना है कि नहीं, ये काम भी पार्लियामेंट के का होता है। और ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं पार्लियामेंट के जुडिशियल फंक्शंस। तो इस वीडियो में हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ लिया है। हमने लोकसभा के बारे में पढ़ा, राज्यसभा के बारे में पढ़ा। हमने ये जाना कि हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट। और उसके बाद हम लोगों ने जो पार्लियामेंट के कुछ फंक्शंस है, जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है पार्लियामेंट के, वो भी डिस्कस कर दिए। आने वाले चैप्टर्स में हम पावर्स ऑफ राज्यसभा पढ़ेंगे और पावर्स ऑफ लोकसभा पढ़ेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है। आई होप दैट यू लाइक्ड माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।